हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 3.3 जामुन का पेड़। इसे लिखा है कृष्णचंद्र जी ने। यह एक कहानी है। यहाँ पे कृष्णचंद्र जी का परिचय दिया हुआ है। सबसे पहले हम उनका परिचय जान लेते हैं। कृष्णचंद्र का जन्म वर्तमान पाकिस्तान में स्थित वजीराबाद गुजरांवाला में 23 नवंबर सन 1914 ईस्वी को हुआ। उर्दू और हिंदी के मशहूर कहानीकार के रूप में उनके कई उपन्यास और कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। उन्होंने कई भाषाओं में उपन्यास और कहानी संग्रह लिखे, जिसमें उर्दू और हिंदी भाषाएं प्रसिद्ध थी। जिनमें उनके प्रसिद्ध उपन्यास एक गधे की आत्मकथा का 16 से ज़्यादा भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। लघु कथा अन्नदाता पर ख्वाजा अहमद अब्बास ने धरती के लाल नाम से फिल्म भी बनाई है। इनके द्वारा लिखी गई कई कहानियों पर फिल्मों का निर्माण भी हुआ है। 1969 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 8 मार्च सन 1977 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। 1977 को उनका देहांत हो गया। संकलित कहानी उनके कहानी संग्रह फूल और पत्थर से ली गई है। जो यह कहानी है जामुन का पेड़, यह कहानी उनके कहानी संग्रह फूल और पत्थर से लिया गया है। आइए इस कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ का अर्थ होता है आंधी या तूफान। तो रात को आंधी आई थी। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक दरख्त गिर पड़ा। दरख्त का अर्थ होता है पेड़। तो जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। जैसे ही माली को यह मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है, वह दौड़ा दौड़ा चपरासी को बताने के लिए जाता है। इस प्रकार सभी को यह भनक मिल जाती है कि जामुन के पेड़ के नीचे कोई दबा हुआ है या जामुन का पेड़ गिर गया है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला, रुआंसा का अर्थ होता है दुखी होकर बोला, कि मैं फलों के मौसम में झोली भर के अपने बच्चों के लिए लेकर जाता था और मेरे बच्चे उसे खाकर बहुत खुश होते थे। उसे बहुत दुख हो रहा था कि जामुन का पेड़ गिर गया है। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला, नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कराहते हुए कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ। सभी उसे क्या समझ रहे थे? मरा हुआ समझ रहे थे। जिंदा है? एक क्लर्क ने आश्चर्य से कहा। दरख्त को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक कामचोर और मोटा चपरासी बोला। कहता है पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। मुश्किल क्या है? माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। माली के ऐसा कहते ही बहुत सारे लोग पेड़ को उठाने के लिए तैयार हो गए थे। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। ऐसा सुपरिटेंडेंट ने कहा कि कुछ करने से पहले मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लेता हूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। इसे उसे बताने के चक्कर में पूरा आधा दिन निकल गया।
दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। कुछ उत्साही क्लर्क थे जो चाहते थे कि वह दबा हुआ आदमी निकल जाए, और उन्होंने ऐसा सोचा कि वे ही कुछ करें। वे हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ को अपने आप ही हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला। सभी क्या सोच रहे थे? क्लर्क लोग, जो उत्साही क्लर्क थे, वे चाहते थे कि वे लोग सब मिलकर बिना किसी फैसले के ही उस दबे हुए आदमी को निकालें, पर ऐसा नहीं हुआ। सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर तुरंत भागा भागा वहाँ पे आया और कहता है, हम लोग खुद इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं वे पेड़ को हटवाने की बात कर रहे हैं, परंतु जो नीचे दबा हुआ आदमी है उसकी स्थिति को कोई नहीं समझ रहा है। दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है। पेड़ कहाँ गिरा हुआ है? व्यापार विभाग के लॉन में गिरा हुआ है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की ही है, ऐसा कृषि विभाग वालों ने उत्तर दिया। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उसने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आया, हम मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कृषि विभाग है, केवल अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने भी, कृषि विभाग वालों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। यद्यपि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद ही हटवाने की कोशिश ना करें। पुलिस वालों का पहरा था कि कहीं वे पेड़ को हटा ना दे, इसलिए रात भर क्या कर रहे थे? वहाँ पे पहरा दे रहे थे। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। एक कांस्टेबल था जिसे उस आदमी पर दया आ गई और उसने माली से कहा कि तुम जाकर उसे खाना खिला सकते हो। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, आशा है कल तक फैसला आ जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। यह सुनने के बाद भी दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। तब वह आदमी बोलता है, मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई नहीं है। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद करते हुए वहाँ से हट गया। माली को यह जानकर कि वह लावारिस है बुरा लगा, दुख हुआ और वह इसका खेद प्रकट करते हुए वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। क्या जवाब था? हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उनके जवाब से ऐसा लग रहा था कि वह साहित्य प्रेमी हो। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। सभी डिपार्टमेंट वाले अपना पल्ला झाड़ रहे थे। सभी को पेड़ की चिंता थी, किसी ने भी उस इंसान के बारे में नहीं सोचा। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। एक आदमी कहता है कि अब क्या करें, पेड़ को तो काट नहीं सकते तो इस आदमी को ही काट कर निकाल देते हैं। यह देखिए,
वह सुझाव देता है और इशारे से कहता है, उस आदमी ने इशारे से बताया कि यह देखिए, अगर इस आदमी को बिल्कुल बीच में से अर्थात धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा। हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आदमी को निकाल सकते हैं। मगर इस तरह मैं तो मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट की। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। जिसने कहा कि उस आदमी को काटकर अलग अलग निकाल दें, उस आदमी ने उसे अगर काट दिया जाए तो वह मर जाएगा, इस बात का विरोध करते हुए उसने कहा कि आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। उस व्यक्ति ने सुझाव दिया कि अगर हम उसे काट कर अलग कर भी देंगे तो प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से, मेडिकल साइंस के माध्यम से हम उसे आसानी से जोड़ सकते हैं, परंतु पेड़ को कोई नुकसान वहाँ पे नहीं पहुँचाना है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची, उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। देखिए क्या किया उन्होंने, फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा ताकि उस आदमी को काटकर बाहर निकाला जा सके। क्या होता अगर पेड़ के ही तने को काटकर अलग कर दिया जाता, पेड़ तो फिर से उग जाता, उसे तो प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। परंतु यहाँ पे सरकारी विभाग वालों ने उस आदमी को इतना तुच्छ बना दिया, आदमी की ज़िंदगी को इतना तुच्छ बना दिया कि उसे काटकर अलग करने की बात करने लगे। और मेडिकल डिपार्टमेंट वालों ने सबसे योग्य जो सर्जन था, प्लास्टिक सर्जन, उसको ढूंढा और सर्जन ने ढूंढा और उसको देखने के लिए दबे हुए आदमी को जांच करने के लिए भेजा। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरीके से टटोल कर उसका स्वास्थ्य, खून का दबाव, नाड़ी आदि को, दिल और फेफड़ों की गति सबको देखा और रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का ऑपरेशन तो हो जाएगा, किंतु ऑपरेशन सफल भी हो जाएगा और मगर वह आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। यह देखते हुए यह फैसला भी क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया कि इससे कोई हल नहीं निकलेगा। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस भी रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। माली ने विश्वास दिलाते हुए उस आदमी को कहा, उसका धैर्य रखते हुए कि तुम घबराओ मत, तुम्हारा जल्दी ही कुछ न कुछ फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भर कर धीरे से बोला। दबे हुए आदमी ने क्या कहा? दबा हुआ आदमी एक आह भर कर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह एक शेर है। इसका अर्थ है, मैंने यह तो मान लिया कि मेरे साथ आप धोखा नहीं करेंगे, लेकिन आपको खबर लगेगी तब तक तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा या अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और हम समाप्त हो जाएंगे, अर्थात मर जाएंगे। माली ने अचंभत से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। सिर हिलाते हुए उसने जवाब दिया, हाँ मैं शायर हूँ। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरीट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लॉन
लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर मुशायरे का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। धीरे से सभी तरफ क्या हो गया, हल्ला हो गया कि जो पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी है वह क्या है, शायर है। तो वहाँ पे कई प्रकार के शायर लोग इकट्ठा हो गए और ऐसा माहौल बन गया जैसे कि वहाँ पे मुशायरा हो रहा हो, कोई प्रोग्राम हो रहा हो। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गज़लें और नज़में सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी गज़लों को दुरुस्त करने पर मजबूर करने लगे। कई क्लर्क ऐसे थे जो उसको अपनी गज़लों को दुरुस्त करने पर मजबूर करने लगे, मतलब सुधारने के लिए मजबूर करने लगे। कि जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक शायर है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूँकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अब उन्होंने क्या फैसला किया, जब उन्हें पता चला कि आदमी क्या है, शायर है, तो उन्होंने फैसला किया कि यह जो समस्या है वह कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे शायर को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या उपनाम रखते हो? ओस, उसने कहा। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका कविता संग्रह ओस के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए शायर ने इकरार में सिर हिलाया। उसने कहा, हाँ। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा शायर, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। उसे इस बात की चिंता हो गई कि इतना बड़ा शायर हमारे अकादमी का मेंबर नहीं है। गुमनामी नहीं, एक दरख्त के नीचे दबा पड़ा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। उसने कहा कि अंधेरी गुमनामी में नहीं दबा पड़ा हूँ, बल्कि एक पेड़ के नीचे अभी फ़िलहाल मैं दबा हुआ हूँ। कृपया मुझे यहाँ से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फ़ौरन बोला और फ़ौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की और उसने तुरंत ही अपने विभाग में क्या किया, रिपोर्ट किया। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और यातना में पड़ा है। उसकी सांसें बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से ही पता चल रहा था कि वह बहुत पीड़ा, दर्द और तकलीफ़ में है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा कि हम यह नहीं कर सकते, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सरकारी जो अकादमी है उसमें उन्हें सदस्य बना लिया, पर हम तुम्हें इस पेड़ के नीचे से नहीं निकाल सकते। बजाय इसके हम क्या कर सकते हैं कि तुम्हारी पत्नी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। वजीफ़ा का अर्थ होता है कुछ सहायता स्वरूप राशि दे सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसी दरख्वास्त करो, प्रार्थना करो, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, शायर रुक रुक कर बोला। मैं अभी जीवित हूँ, शायर रुक रुक कर बोला। मुझे जिंदा रखो। वह अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगने लगा कि मुझे जिंदा रखो, मैं अभी जीवित हूँ, मरना नहीं चाहता।
मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, साहित्य से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है, और तुम्हें निकालने के लिए हमने किसे लिखा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस बार पत्र लिखा गया है कि उस आदमी को निकाला जाए। और इस बार किसने लिखा? कल्चरल डिपार्टमेंट वालों ने लिखा कि दबे हुए आदमी को निकालना है। किसे लिखा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली ने उस दबे हुए आदमी को बताया। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल तक सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। उस आदमी का स्वास्थ्य खराब होते जा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उसका स्वास्थ्य और ख़राब होते जा रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह से जीवित रहना चाहता था। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। जैसे ही वे काटने वाले थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। विदेश विभाग वालों ने हुक्म दिया था कि पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? ऐसा दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को बोला। शायर को मर जाना चाहिए, निस्संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला लेंगे वही सबको स्वीकार होगा। अब यह फाइल किसके पास जाने वाली थी? प्रधानमंत्री के पास जाने वाली थी, और जो प्रधानमंत्री फैसला लेते उसी के अनुसार इसका निर्णय लिया जाता। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास गया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई, सुपरिटेंडेंट ने शायर को बताया। मगर शायर का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियाँ निर्जीव थी और चींटियों की एक लंबी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी। वह आदमी अब मर चुका था। इस प्रकार जामुन का पेड़ पाठ के माध्यम से यहाँ आज के राजनेता व नौकरशाही व्यवस्था में फंसे व्यक्तियों को समझने का प्रयास किया है।